Okay, let's start the class. हाँ जी, स्क्रीन विजिबल है। यस मैम। हाँ जी, तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन 2 कर रहे थे हम। नाउ फर्स्ट पॉइंट है नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है? नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है? उस प्रोडक्ट की प्रेजेंट में क्या वैल्यू है उसको बोलेंगे नेट प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, लेट्स से एग्जांपल दिया हुआ है, यू आर प्लानिंग टू कंस्ट्रक्ट एन ऑफिस बिल्डिंग, द कॉस्ट ऑफ लैंड फॉर द ऑफिस बिल्डिंग वुड बी 5 लाख। ठीक है, एंड कंस्ट्रक्ट वुड बी 30, कॉस्ट 30 लाख। आफ्टर अ ईयर यू विल सेल एंड बिल्ड फॉर 40 लाख, बिल्डिंग फॉर 40 लाख। आपने उसको कितने पे बेच दिया? 40 लाख पे बेच दिया। अर्लियर यू लर्न हाउ टू डिस्काउंट फ्यूचर कैश पेमेंट टू फाइंड देयर प्रेजेंट वैल्यू। तो हमें इसको प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है। We now apply this idea to evaluate a simple investment proposal. So you would be invest 35,000 now in the expectation of realizing 40,000 at the end of the year. You should go ahead if the present value of 40,000 payoff is greater than the investment of 35,000. Like the 40 sorry, lakh बोलना था, 40 lakh return is certain. That means you are sure about it. The office building is not the way to obtain 40 lakh a year for now. You can invest the amount in a fixed deposit. Suppose FD offers interest of 7% of the amount invested. How much would we invest in the order to receive 40? वो कह रहे 40 लाख आपको इस टाइम बिल्डिंग के ऊपर मिल रहा है, मिल रहा है। ठीक है, आपने कितने की ली थी? वो 35 की ली थी। 35 की ली थी, 30 लाख ऊपर लगाया था और 5 की हमने वो खरीदी थी, तो टोटल 35 हो गया। 35 की ली थी, 40 पे बिक रही है। तो वो कह रही है यही अगर हमने एफडी ली होती जिसपे हमें 7% इंटरेस्ट मिल रहा है, तो हमें 40 लाख लेने के लिए, 1 साल बाद 40 लाख लेने के लिए कितना इन्वेस्ट करना पड़ता? तो कितना करना पड़ता? 40 लाख इंटू 1 ईयर डिवाइड बाय 1.7, दैट इज द इंटरेस्ट रेट। ठीक है, 1.7 क्यों किए? क्योंकि 1 फॉर द ईयर, फॉर द स्टार्टिंग, एंड 0.7 फॉर द ईयर। ठीक है, देन मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ गया? 37, 38, 320। इतना हमें इन्वेस्ट करना पड़ता अगर हमें 40 लाख चाहिए 1 ईयर के बाद। ठीक है, जबकि हमें प्रॉपर्टी पे 35 इन्वेस्ट करने पे कितना मिल गया? 40 मिल गया। तो अब नेट प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकलेगी? जो हमें मिलना चाहिए था, जो हमें करना पड़ता इन्वेस्ट, ठीक है, दैट इज 37। जो हमने किया इन्वेस्ट दैट इज 35, और जो बच गया दैट इज नेट प्रेजेंट वैल्यू। उस चीज की प्रेजेंट वैल्यू इतनी है। ठीक है, दो चीजों से कंपेयर करके हमें नेट प्रेजेंट वैल्यू निकल जाएगी उस चीज की। ठीक है, उस मनी की नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कैसे करनी है? ये इसका फॉर्मूला है, नेट प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू C1 C2 C3 C2n, यानी कि कैश फ्लो ईयर के अकॉर्डिंग जितना जितना आता जा रहा है। लाइक 37 आया था, ठीक है, 35, 32 जितना भी आ रहा है। देन अपॉन में क्या आएगा? के यानी कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी दैट इज 37, दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर हम वहां नहीं लगाते तो यहाँ लगाना पड़ता ना। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यानी कि एफडी की कॉस्ट, तो वो 1 - के, ये जो हमने यहाँ किया था, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकाली थी ना, ये है 1 - के। ठीक है, पहले की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, दूसरे की, तीसरे की, जितने भी हैं उसकी निकाल लोगे, माइनस सीओ यानी कि इनिशियल इस टाइम जितना है, लेकिन ये वाला 35, 35 इज इनिशियल। इनिशियल आपने कितना लगाया है?
तो वो माइनस कर देंगे, तो आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू निकल आएगी। ये एन लिखा हुआ है, यानी कि एक्सपेक्टेड जितने भी ईयर, जितने भी वो बोलेंगे वो उतने तक, ठीक है, उतने तक लेके जानी। नाउ क्वेश्चन आ गया आपके पास। एज्यूम द प्रोजेक्ट अ कॉस्ट ऑफ रुपीज 2500 नाउ एंड इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट ईयर कैश इनफ्लो ऑफ रुपीज 900, 800, 700, 600, 500। यानी कि ये हर साल की अलग अलग आपको वैल्यू दी हुई है। यानी कि ये क्या है आपके पास, दैट इज क्या है ये, C1, C2, C3, ठीक है। थ्रू आउट द ईयर, ईयर क्या है, 1 से लेके 5 तक, 1 से लेके 5 तक। तो ईयर यहाँ पे लिखे है ना, 1, 2, 3, ये वाले ईयर है के ऊपर जो लिखे हुए हैं, दैट इज द ईयर वैल्यू। तो हम ये ईयर मान, ईयर दे लो, 5 ईयर दिए हुए हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या दी हुई है, 10%। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, 10%, ठीक है, 10%। यानी कि ये वाली चीज निकाल, सॉरी 1 मिनट, यानी कि ये वाली चीज, ये जो 7% दिया था ना यहाँ पे, तो हमने कैसे उसको लिखा था, 1.07। अब 10 है तो कैसे लिखेंगे, 1 हाँ जी, 10 को कैसे लिखोगे, 1.01, ठीक है। इन्होंने डिवाइड करके लिख दिया इसलिए 1 अलग लिखा हुआ है। अगर हम डिवाइड करके नहीं लिखते तो हम भी ऐसे करते। आप चाहो तो पहले ऐसे सॉल्व कर सकते हो, बट इसमें क्या है, आपको हर एक ईयर को अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे तो एक ही था इसलिए इन्होंने अलग से कर दिया। यहाँ पे अब 5 साल है, तो अगर आप ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाते हो, अगर आप ये करते हो, है वही चीज, बस इसमें इकट्ठे में की हुई है, वहां पे अलग अलग की हुई है, ठीक है। तो अगर आप ये लगाते हो तो आप क्या करोगे, पांचों के साल के इकट्ठा कर सकते हो। तो पांचों साल लिख दोगे ऊपर, नीचे जितनी कॉस्ट की दी हुई है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, दैट इज 10%। तो 1 + 0.10, ठीक है। फिर ईयर लिखा हुआ है सबके ऊपर, कितने कितने साल पे कितने कितने हैं। और माइनस, माइनस क्या करना था हमने, एक्सपेक्टेड कॉस्ट, रिक्वायर्ड कॉस्ट जो दी हुई है, दैट इज 2500, ठीक है। तो सबको करेंगे, प्लस बीच में प्लस का साइन है, सबको उनकी रकम के साथ किया, जितना जितना आया उसके साथ किया। देन -242500 कर देंगे। तो आपके पास कितना है, 2725 आया, -2500 कर दोगे तो आपके पास आंसर आ गया 225। बड़ी रकम के आगे प्लस का साइन है, यहाँ पे 2725 के आगे प्लस का साइन है, तो इससे यहाँ पे भी क्या है, प्लस है। अगर 25, या अगर यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ पे भी साइन बदल जाता। हाँ जी, एनी क्वेश्चन, एनी डाउट्स। नो मैम। ओके, नाउ रूल्स बताए हुए हैं। इफ एन NPV यानी कि नेट प्रेजेंट वैल्यू इज पॉजिटिव, तो हम इस प्रोजेक्ट को क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ पे पॉजिटिव था तो हम इस प्रोजेक्ट को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। अगर NP वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव, मतलब कि माइनस में, तो उस प्रोजेक्ट को आपको क्या करना है, रिजेक्ट नहीं करना है उस प्रोजेक्ट। देखो आपके पास दो ऑप्शन है ना, आपके पास दो ऑप्शन है ना, यहाँ पे देखो आपके पास दो ऑप्शन है। जहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ जाती है, इट मीन्स आपके पास दो ऑप्शन है, ठीक है। या तो क्या करो, 2500 वाली स्कीम ले लो एक प्रोजेक्ट वाली, या फिर 2725 वाली स्कीम ले लो, यानी कि दो प्रोजेक्ट है। अब यहाँ पे पॉजिटिव रिजल्ट है तो इट मीन्स हम ये वाला प्रोजेक्ट ले सकते हैं, ठीक है।
अगर यहाँ पे माइनस आ जाता तो मतलब कि 2500 ज्यादा था हमारे पास, तो हमें इस प्रोजेक्ट को लेना चाहिए था, इसको नहीं। तो हमें 2500 वाला प्रोजेक्ट लेना चाहिए ना, क्योंकि यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो इट मीन जो भी अपॉर्चुनिटी प्रोजेक्ट है वो हमारे लिए सही नहीं है। तो इसलिए अगर नेगेटिव आता है तो हम क्या करेंगे, उस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देंगे। और इफ जीरो आ जाता है, अगर एनपीवी जीरो आ जाता है, यानी कि दोनों बराबर रहते हैं, 2500 रहते हैं, तो तो आपकी मर्जी है, आप दोनों में से कोई भी प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लो और कोई भी प्रोजेक्ट रिजेक्ट कर लो, क्योंकि दोनों में से आपको जो नेट वैल्यू आने वाली है वो क्या है, सेम ही आने वाली, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होएगा। देन इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। अब इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है? देयर इज अनदर इंपॉर्टेंट कैपिटल बजटिंग टेक्निक। ये भी कैपिटल बजटिंग की ही टेक्निक है, यानी कि आप अपने कैपिटल को कैसे बजटेड कर सकते हो कि आपका ज्यादा पैसा ना लगे। नेट प्रेजेंट वैल्यू में भी हमने क्या किया, हमने एफडी में लगाने की जगह बिल्डिंग बेचने, बिल्डिंग खरीद के बेचने पे लगाई। क्यों? क्योंकि हमें बिल्डिंग खरीद के बेचने पे ज्यादा रिटर्न आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, कैपिटल बजटिंग की टेक्निक है ना। जहाँ कहीं से हमें 2 लाख आ रहा है, कहीं से हमें 5 लाख आ रहा है, तो हम 5 लाख वाली चाहेंगे, कैपिटल बढ़ाएंगे अपना। तो ये भी एक टेक्निक है जिसका नाम है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न टेक्निक। इसमें क्या होता है, इज अ एनुअल रेट ऑफ ग्रोथ दैट एन इन्वेस्टमेंट इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट। इसमें क्या किया जाता है, एक इन्वेस्टमेंट को जनरेट किया जाता है। ठीक है, 1 साल बाद होने वाली जो हमें इन्वेस्टमेंट है उसको हम जनरेट करते हैं कि एक्सपेक्टेड कितनी है, कितनी हमें हो सकती है। आर IRR इज कैलकुलेटेड एज द सेम कंसेप्ट एंड एनपीवी, यानी कि नेट प्रेजेंट वैल्यू की तरह सेम ही है। अगर इक्वल टू जीरो आता है, ठीक है, तब की सिचुएशन चेंज है, बाकी सिचुएशन सेम। ठीक है, अगर तो ज्यादा आता है तो एक्सेप्ट करेंगे, मतलब पॉजिटिव आता है तो एक्सेप्ट करेंगे, नेगेटिव आता है तो रिजेक्ट करेंगे। लेकिन जो जीरो की कंडीशन आती है उसमें क्या है, उसमें हम सेम नेट प्रेजेंट वैल्यू की तरह रिएक्ट नहीं करेंगे, बाकी दोनों सिचुएशन में हम सेम रिएक्ट करेंगे। क्वेश्चन आ गया, एज्यूम करो आपने 10,000 डिपॉजिट किया बैंक में और आपको इन रिटर्न 10,800 मिला 1 साल के बाद। तो आपकी इन्वेस्टमेंट पे आपको कितना रेट ऑफ रिटर्न मिला, यानी कि कितना इंटरेस्ट मिला। आप इसको डिवाइड करोगे, 110 माइनस 10 डिवाइड बाय 10। आपने डिवाइड किया, आपके पास आया 1.08 माइनस 1, दैट इज 8%। ठीक है, यहीं से ही दिख रहा है आपको कि कितना परसेंट आ गया, 8% आ गया। 1 तो हम माइनस करते होते हैं ना और ईयर के लिए, तो 1 माइनस कर दिया, दैट इज 8%। ठीक है, ठीक है, ये इसको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला है। इसमें भी ये वाला फॉर्मूला आ गया, जैसे एनपीवी में था, इसमें ये वाला फार्मूला है। ठीक है, वहां पे के था परसेंटेज, यहाँ पे रेट ऑफ रिटर्न है, दैट इज आर। ठीक है, ऊपर वाला सेम है, नीचे आर आ गया। ठीक है, इसमें कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं है, इसमें एक एक प्रोडक्ट का अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट निकलेगा। ठीक है, एनपीवी की मेथड की तरह ही यूज करना है, इसमें के की जगह क्या आ गया, रेट ऑफ रिटर्न आ गया, उन्होंने खुद ही बता दिया। ठीक है, अनइवन कैश फ्लो, कैलकुलेट IRR बाय एरर एंड ट्रायल मेथड। अब ये मेथड है, ठीक है, एरर ट्रायल एंड एरर मेथड। क्या बोल रहे हैं, IRR कैलकुलेट करना है आपने अनइवन कैश फ्लो, यानी कि इवन नहीं है, एक जैसा कैश फ्लो नहीं है आपके पास, अलग अलग कैश फ्लो है अलग अलग टाइम पे, लाइक 8, 7, 6। ठीक है, ये अलग अलग है। तो इसमें आप कैसे कैलकुलेट करोगे? ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगाना है इसमें हमने अनइवन में। क्या करेंगे, क्या क्या दिया हुआ है, और प्रोजेक्ट कोस्ट 16,000, टोटल 16,000 कोस्ट है प्रोजेक्ट की, एंड इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट, और इससे कैश फ्लो कितना जनरेट होने वाला है, 8, 7, 6, और एट द एंड ऑफ 3 ईयर, यानी कि 3 साल दे दिए, 1 साल में 8, 1 साल में 7, 1 साल में 6। RI रेट एट विच प्रोजेक्ट विल बी 0 NR। ठीक है, हमने
उस रेट ऑफ रिटर्न को निकालना है जहां पे एनवीपी नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या हो, 0 हो। ठीक है, एट फर्स्ट हम कहाँ पे ट्राई कर रहे हैं, दैट इज 20% डिस्काउंट रेट पे ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, कहाँ पे ट्राई कर रहे हैं, 20% डिस्काउंट रेट। फॉर्मूला लगाओ, ये वाला फॉर्मूला लगाओ, 7000 यानी कि मतलब पहले 8 डिवाइड बाय 1 प्लस आर, आर कितना है दैट इज 20%, मतलब 0.20। फिर यहाँ पे लगाओ 7, यहाँ पे 1 प्लस 0.20, यहाँ पे 6, 1 प्लस 0.20, ऐसे तीनों लगा देंगे, तीनों के बीच में प्लस का साइन है, तीनों को प्लस कर देंगे। तीनों को प्लस करके हमारे पास आया 14,996। ठीक है, ठीक है, ओवरऑल हमारे पास पहले प्रोजेक्ट में कितना दिया हुआ है उन्होंने, 16,000। तो हमारे पास अमाउंट कितनी बची, दैट इज 1004, जो कि नेगेटिव में है। ठीक है, जो कि नेगेटिव में है। अगर हम एनवीवीपी 20%, एनपीवी 20% लगाते हैं, तो हमारा जो रिटर्न है वो लो है 20%। ठीक है, क्योंकि प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है वो माइनस में चली गई है। ठीक है, 16,000 हमने पैसे लगाए, रिटर्न हमें 14 मिल रहा है, तो ये क्या है, इतना लॉस ही हो रहा है, लोअर देन है, तो 20% लगा के हमें लो मिल रहा है, तो हम परसेंटेज चेंज कर देंगे। हमने परसेंटेज क्या कर दी, 16 कर दी। 16 करके हमारे पास ये आया, ये भी माइनस में है, अभी तक माइनस में चल रहा है, लो ही है ये भी। देन हम क्या करेंगे, 15 लगा दी। 15 लगाने पे क्या हुआ, हमें 200 का प्रॉफिट हुआ। इट मीन्स हमने जो रिटर्न लगानी है वो किसके बीच में, जीरो लेके आना था ना हमने, तो किसके बीच में आएगा जीरो, 15 और 16 के बीच में। ठीक है, तो रेट ऑफ रिटर्न जो ट्रूली है हमारा वो किसमें लाई करेगा, 15 और 16 के मिडल में कहीं पे। ठीक है, सेम है। अब इसमें क्या रूल है, एक्सेप्ट करना है प्रोजेक्ट को जब आर ज्यादा होगा, आर इज ग्रेटर देन के। ठीक है, रिजेक्ट करना है जब आर इज लेस देन के। और मे एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट इफ आर इज इक्वल टू के, आपकी मर्जी, आप एक्सेप्ट कर सकते हो अगर आर और के इक्वल होते हैं तो। ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ये जब तक आप कुछ ट्राई नहीं करोगे आपको पता नहीं चलेगा। इजी है, ऐसे नहीं मैं कहूंगी बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको 2 मार्क्स में आ सकते हैं और आप कर भी सकते हो। ज्यादा कोई होच पोच नहीं है, आपको एक फॉर्मूला दिया हुआ है, उसी फॉर्मूले में आपने इसको लगा के करना है। देखो सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, खुद से बोला हुआ है, 3 साल दे दिए हैं, नंबर दे दिए हैं, अमाउंट्स दे दिए हैं, परसेंटेज दे दिए, सब दिया हुआ है। बस आपको उसमें फिल करके निकालना है और पता करना है कि ये ज्यादा है या कम है। नाउ प्रोबेबिलिटी इंडेक्स, पीआई, ये भी कैश बजटिंग की ही टेक्निक है। मान लो आपको क्वेश्चन आ जाता है इन थ्योरेटिकल फॉर्म। ठीक है, तो आप तीनों टेक्निक्स लिखोगे, तीनों का मीनिंग लिखोगे। ठीक है, तीनों एक दूसरे से कैसे लाई करते हैं, मिलते हैं एक दूसरे से कैसे, वो बताओगे। एडवांटेज डिसएडवांटेज लिखोगे, बट साथ में ये फॉर्मूलाज जरूर लिख के आने। आपको फॉर्मूला तो आते ही होने चाहिए, चाहे आपको क्वेश्चन निकालने आते हैं चाहे नहीं आते, क्वेश्चन का फॉर्मूला आपको आता होना चाहिए। ठीक है, तो अब इसका फॉर्मूला क्या है, पीवी सीटी, सीटी यानी कि कैश इनफ्लो, नीचे आ गया कैश आउटफ्लो। ठीक है, पीवी कैश इनफ्लो, इनिशियल कैश आउटफ्लो, यानी कि प्रेजेंट वैल्यू। इससे हमारा क्या निकलेगा, निकलेगा प्रोबेबिलिटी इंडेक्स निकलेगा। क्वेश्चन दिया हुआ है कैश आउटफ्लो, आउटफ्लो यानी कि नीचे वाला दिया हुआ है 1 लाख, इनफ्लो यानी कि 40,000, 30,000, 50,000 एंड 20,000, अलग अलग दिया हुआ है। इश्योर 10% रेट ऑफ डिस्काउंट, कितना कितना दिया हुआ है रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ डिस्काउंट सॉरी, दैट इज 10%। ठीक है, आप 40 से भी निकालोगे, 30 से भी, 50 से भी और 20 से भी, सबका निकाला, सबका टोटल किया, दैट इज
दिस अमाउंट, हमारे पास प्रोजेक्ट की अमाउंट दी कितनी हुई है, दैट इज 1 लाख। आउटफ्लो 1 लाख है ना, आउटफ्लो 1 लाख, आ कितना रहा है, इतना। तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 12,350। इसको डिवाइड करेंगे, पीवी निकालना है ना हमने तो पी सॉरी पीआई इंडेक्स निकालना है ना, तो पी इंडेक्स का क्या फॉर्मूला था, इनफ्लो डिवाइड बाय आउटफ्लो। तो इनफ्लो जितना आया उसको आउटफ्लो के साथ डिवाइड किया, दैट इज 1.12%। ठीक है, तो इसमें क्या एक्सेप्ट रिजेक्ट का फॉर्मूला है, अगर पीवी ग्रेटर देन 1 होता है तो एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पे ग्रेटर देन 1 है, इट मीन्स इस प्रोजेक्ट को हम एक्सेप्ट करेंगे। अगर लेस देन 1 होता है, यानी कि 0.12 आता अगर, तो हम उसको रिजेक्ट करते। और अगर इक्वल टू 1 आता तो मे बी आप कर भी सकते हो और आप नहीं भी कर सकते हो, आपकी मर्जी। नाउ ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं अलग अलग, आपको प्रोजेक्ट्स बना के ये आप खुद सॉल्व करोगे। आपका आज का होमवर्क है, ये आपको क्वेश्चन आज सॉल्व करने। ठीक है, जो क्वेश्चन में आपको दिक्कत आती है वो आप अलग से निकाल के रख दोगे कि मैम ये समझा दो। बाकी आपने खुद ट्राई करने हैं क्वेश्चन। ठीक है, ये 2-3 मार्क्स में आ सकते हैं, तो मस्ट ट्राई है। कैश फ्लो एस्टिमेट। Cash flow and profit. Cash flow is not the same thing as profit because of two reasons. First is profit is measured by an accountant and based on accrual concept. In order to profit includes cash revenue as well as receivable and cash expenses as well as payable. Second are computing profit expenditure are divided into revenue and capital expenditure. Revenue expenditure are internally charged to profit while capital expenditure are not. ठीक है, कैश फ्लो जो है उसको हम सबको प्रॉफिट नहीं बोलेंगे, क्योंकि उसमें कैश फ्लो कभी कभी हमने लोन भी लिया होता है, तो वो कैपिटल का भी एक्सपेंडिचर है, कैपिटल का भी कैश फ्लो है। ठीक है, इसलिए कैश फ्लो जो है वो प्रॉफिट से अलग है। कैश फ्लो को हम प्रॉफिट नहीं बोलेंगे। प्रॉफिट में रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर आते हैं, जबकि कैश फ्लो में कैपिटल भी आता है। ना दोनों में डिफरेंस दिया हुआ है। म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट क्या है, डिसीजन है, एक सिचुएशन है जहां पे आप एक डिसीजन को लेते हो दूसरे के ऊपर, म्यूचुअली आप अंडरस्टैंड करके उस कंसेप्ट को आप दोनों में से एक सिचुएशन को चूज करते हो। ठीक है, रिस्क इन्वॉल्व कैपिटल, आपको पता ही है रिस्क तो इन्वॉल्व होता ही है कैपिटल बजटिंग में। ठीक है, अगर मान लो आपने बिल्डिंग ले ली और आपने एफडी नहीं करवाई, क्या पता वो 40 पे बिके या ना बिके। अगर वो कुछ क्राइसिस आ गए या कोई इकोनॉमिक पॉलिसी आ गई या कोई पॉलिटिकल कुछ आ गया, तो आपकी जो अमाउंट है वो कम पे भी बिक सकती है ना। तो रिस्क तो रहता ही है कैपिटल पे। देन सेंसिटिविटी एनालिसिस, सेंसिटिविटी एनालिसिस क्या है, analyzing change in the project for a given change in one of the variable. It indicates how sensitive a project is changed in a particular variable. ठीक है, किस तरह से हम प्रोजेक्ट को चेंज कर रहे हैं, है ना, पॉजिटिव नेगेटिव में लेके रखना चाह रहे हैं, नहीं रखना चाह रहे हैं, तो वो उसकी सेंसिटिविटी शो करता है। हाँ जी, इज दिस चैप्टर क्लियर टू ऑल? देखो, रिव्यू में जो यस क्वेश्चन दिए मैम। हुए हैं मस्ट ट्राई है, आप ये क्वेश्चन ट्राई करोगे, ये वाला क्वेश्चन नंबर 4 आप ये ट्राई करोगे, क्वेश्चन नंबर 5, 4 और 5th क्वेश्चन आप ट्राई करोगे। ठीक है, इससे पहले आपको इसके प्रैक्टिकल जो एग्जाम्पल्स में दिए हुए हैं वो करने पड़ेंगे, तभी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि एग्जाम्पल से मिलता जुलता ही ये क्वेश्चन होंगे। तो आप पहले एग्जाम्पल सॉल्व करोगे, फिर ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करोगे। आपका होमवर्क है आज का कि आपको ये सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट इज चैप्टर 7, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। दैट विल बी कंटिन्यू टुमारो। ठीक है,
एकदम से इतना नहीं कर पाएंगे क्योंकि अभी आज प्रैक्टिकल वाला पार्ट था ज्यादा। तो आप पहले आज प्रैक्टिकल वाला पार्ट कर लो अच्छे से, देन हम ये कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। यस मैम। मैम एग्जाम कब से है? एग्जाम दिसंबर में होंगे, अभी तो नहीं है। दिसंबर में? हाँ, दिसंबर में ही होंगे अभी तो। नहीं, जो सेकंड सेम है।